बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज लेक्चर नंबर 3 हमने डिस्कस करना है एट माइंड ऑफ साइंस विद मोहम्मद जमशेद। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पहले हमें समझना चाहिए कि ये है क्या। तो बायोलॉजिकल का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एट डिफरेंट लेवल्स, कि अगर बायोलॉजिस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लाइफ को, किसी भी लिविंग सिस्टम को डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी करते हैं तो इससे हम नाम देते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीन इन शॉर्ट स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि बायोलॉजिस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते क्यों हैं। तो इसका आंसर ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हो रहा है जो लाइफ के फिनोमेना हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। अब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करना चाहें तो ऐसा तो नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट कर देंगे। तो वो उन्होंने अपनी आसानी के लिए लाइफ प्रोसेस को, लाइफ फिनोमेना को समझने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ लेवल्स पर स्टडी करना शुरू कर दिया। इसे उन्होंने नाम दिया लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन से लेवल हैं, कितने लेवल हैं, हम मज़ीद आज हम सिर्फ उनका नेम पढ़ेंगे, सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उन्हें डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लेवल है वो है सब अटामिक और अटामिक लेवल। ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट लेवल है जिस पर बायोलॉजिस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वह सब अटामिक और अटामिक लेवल। अब एटम जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो अगर ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे, ठीक है, उससे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल के बाद ऑर्गेनेली एंड द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गेनेली लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल पर भी स्टडी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके बाद है इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल के बाद है पॉपुलेशन लेवल, और पॉपुलेशन लेवल के बाद है कम्युनिटी लेवल, और कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम लेवल, और इकोसिस्टम के बाद लास्ट में आता है बायोस्फीयर लेवल। तो ये 10 हमारे पास लेवल्स हैं जिस पर बायोलॉजिस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आते गए कि सबसे पहले हमारे पास सब अटामिक था और लास्ट में हमारे पास के बायोस्फीयर लेवल है। तो सबसे सिंपल कौन से, सब अटामिक और अटामिक लेवल, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास के बायोस्फीयर लेवल। तो इस चैप्टर के अंदर हमने शॉर्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है बायो एलिमेंट्स का। नेक्स्ट हम इन तमाम लेवल्स को स्टडी करेंगे और इन्हें डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो अब बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो कहते हैं कि एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स दैट मेक अप द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो उन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को बना रहे हैं जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। इसलिए हम कहते हैं कि कोई सिंपल से सिंपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो उसकी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। वो रिएक्शंस के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं जो इन्हीं एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। अब हमारे पास जो टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है वो है 92 क्या नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। इनमें से सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इन 16 में से 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 99% किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होते हैं, और 10% जो बाकी रह जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% बना रहे होते हैं उस बॉडी का। तो टोटल कितने हैं हमारे पास नेचुरली अकरिंग 92, उनमें से जो बॉडी को बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो 16 जिन्हें हमने बायो एलिमेंट्स का नाम दिया। उनमें से 6 ऐसे हैं जिसे हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं, वो 99% बना रहे हैं, और 10 ऐसे हैं जो सिर्फ 1% बना रहे हैं, और ऐसे 10 बायो एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स का। इसके बाद हमारे पास है मेजर 6 बायो एलिमेंट्स मेकिंग 99% ऑफ द टोटल बॉडी कंपोजिशन। कि टोटल बॉडी का अगर 100% है तो उसमें से 99% कौन बना रहे हैं, 6। अब वो कौन से हैं, पहले नंबर पर है ऑक्सीजन जो कि 65% बना रहा है। इसके बाद है कार्बन जो कि 18% बना रहा है। इसके बाद है हाइड्रोजन 10%,
नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। अब बहुत सारे यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपोजिशन कौन सा एलिमेंट बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन 65%, इसके बाद के कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। तो मल्टीपल एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं जो कि अक्सर बोर्ड्स की एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करना और समझना और इससे ज़बान याद करना इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनर 10 बायो एलिमेंट्स मेकिंग ओनली 1% ऑफ द टोटल बॉडी कंपोजिशन, के 100 में से सिर्फ 1% हिस्सा कौन बना रहे हैं, 10 बायो एलिमेंट्स, इनको हम नाम देते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स का। अब ये कौन से हैं, अब ये पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। अब पोटाशियम बना रहे 0.35%, सल्फर बना रहे 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05% और आयरन कितना बना रहे 0.004%। ये आपने याद करना है, यहाँ से भी एमसीक्यूज बनते हैं। इसके बाद है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रेसेस अमाउंट के अंदर मौजूद हैं। ट्रेसेस का मतलब इंतहाई मिनिमम अमाउंट के अंदर मौजूद है, जिन्हें हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। वो 4 हैं, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। तो ये टोटल हमारे पास 10 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ 1% बॉडी का बना रहे हैं और इन्हें हम नाम देते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। उनमें से कुछ ट्रेस मिकदार के अंदर मौजूद है, इसलिए इन्हें नाम देते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स का, जैसे कि कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म की एंड प्रोटोप्लास्ट की। इनको अंडरस्टैंड करना इंतहाई स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कंसेप्ट के लिए। तो अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म बेसिकली सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल दैट इज एक्सटर्नल टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इंटरनल टू द सेलुलर मेम्ब्रेन। कि साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का वो सब्सटेंस है, सेमी सेलुलर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेलुलर मेम्ब्रेन के दरमियान, सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। इसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। जैसा कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेल्प या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो भी चीज़ मौजूद है इसे हम नाम दे रहे हैं साइटोप्लाज्म का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि लिविंग पोर्शन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अगर आसान वर्डिंग के अंदर कहें तो हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मजबूबे को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। मीन प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ मौजूद है उससे हम नाम दे रहे हैं प्रोटोप्लाज्म का। The portion of a cell that is enclosed by the cell membrane is called the protoplasm। या living portion of cell is called protoplasm। किसके अंदर साइटोप्लाज्म भी शामिल होगा और न्यूक्लियस भी क्या होगा, शामिल होगा। इसके बाद है हमारे पास प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट को किस तरह हम डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि द प्रोटोप्लाज्म ऑफ, कि ये भी क्या, प्रोटोप्लाज्म है लिविंग प्लांट या बैक्टीरियल सेल का whose cell wall has been removed, जिसकी सेल वाल को रिमूव कर दिया जाए। कि अगर बैक्टीरिया या प्लांट सेल की सेल वाल को रिमूव कर देते तो बाकी जो भी रह जाता है उससे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का। जैसे ये हमारे पास प्लांट का सेल है, तो अगर इसकी सेल वाल को हम रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें, डिग्रेड कर दें, डिकम्पोज कर दें, तो बाकी जो भी सेल का पोर्शन रहेगा जिसमें सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ जाएगा, इसे हम नाम देंगे प्रोटोप्लास्ट का। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंतहाई कॉम्प्लेक्स होती है, हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो कई मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और इन मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसके मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस उसके अंदर हो रहे हैं। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे लेवल्स पर स्टडी करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बिल्ट किया है जो कि इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, ताकि उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। तो इस शॉर्ट से लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा बायो एलिमेंट्स का। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब एटॉमिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनेली, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर, इकोसिस्टम वगैरह को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।